व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स स्टडीज सर्किल। तो आज हम लोग ब्रांच अकाउंट में आगे का टॉपिक करने वाले हैं। कल हमने आपको कॉस्ट प्राइस मेथड से ब्रांच अकाउंट बनाना सिखा दिया था। आज मैं सिखाने वाला हूं कि कुछ मिसिंग फिगर्स को कैसे कैलकुलेट करा जाएगा एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द ब्रांच अकाउंट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टम टू फाइंड आउट मिसिंग फिगर के साथ। लेट्स बिगिन। हेडिंग आप डालोगे, हेडिंग क्या डालोगे? सिस्टम टू फाइंड आउट some missing information। ये आप हेडिंग डालो, सिस्टम टू फाइंड आउट सम मिसिंग इंफॉर्मेशन। अब देखो, ब्रांच अकाउंट जब आप बना रहे होते ना, कॉस्ट प्राइस मेथड से बनाओ या इनवॉइस प्राइस मेथड से बनाओ, तो कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन होते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं होते हैं, मिसिंग इंफॉर्मेशन होते हैं। तो जब तक आप उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट नहीं कर लेते हो, उसको ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर लेते हो, आप ब्रांच अकाउंट नहीं बना सकते। तो चलो हम लोग जल्दी से सीखते हैं कि कौन कौन से मिसिंग इंफॉर्मेशन मुझे कैलकुलेट करने होते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द ब्रांच अकाउंट। तो इसमें सबसे पहला मैं लेता हूं रिगार्डिंग डेटर अकाउंट। रिगार्डिंग डेटर अकाउंट यानी सबसे पहले तो डेटर्स अकाउंट से भी मुझे कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, यानी डेटर अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा। और सेकंड रिगार्डिंग स्टॉक अकाउंट। रिगार्डिंग स्टॉक अकाउंट, और स्टॉक अकाउंट से भी कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ब्रांच अकाउंट हमने डेटर्स अकाउंट भी बनाना होता है, हमने स्टॉक अकाउंट भी बनाना होता है। अगर इंफॉर्मेशन मिस हुई, तो अगर सारी इंफॉर्मेशन गिवन है तो मुझे केवल ब्रांच अकाउंट बनाना होता है, डेटर्स अकाउंट और स्टॉक अकाउंट नहीं बनाना होता है। अब सबसे पहले तो यह सीखना है कि डेटर्स अकाउंट मुझे क्यों बनाना पड़ता है, स्टॉक अकाउंट मुझे क्यों बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 1 की, रिगार्डिंग डेटर्स अकाउंट। रिगार्डिंग डेटर्स अकाउंट, तो देखो, डेटर्स अकाउंट से 3 इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। अगर तीनों ही में से कोई एक इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में मिसिंग है, तो पहले आप डेटर्स अकाउंट बना करके उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर लोगे और उसके बाद उसको ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, देन आपका ब्रांच अकाउंट क्लियर हो पाएगा। तो कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डेटर्स से ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड होती है? मैंने बताया 3 इंफॉर्मेशन। सबसे पहला ओपनिंग डेटर। ये ओपनिंग डेटर कहां रिकॉर्ड होता है? ओपनिंग डेटर रिकॉर्ड होता है ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में, कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। सेकंड, क्लोजिंग डेटर। अब ये क्लोजिंग डेटर सर कहां रिकॉर्ड होता है? ब्रांच अकाउंट में। तो मैंने कल क्वेश्चन कराया था, उसमें क्लोजिंग डेटर्स ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में एज अ क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड होता है। और थर्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर, तो इस कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर को आप कलेक्शंस भी बोल रहे थे। तो कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर सर कहां रिकॉर्ड होता है? ये ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। अब ब्रांच अकाउंट जो होता है वो 2 सोर्सेस से हेड ऑफिस को पैसा भेजता है, एक कैश सेल और एक कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर, जिसको हम लोग कलेक्शन बोल रहे थे। तो कैश सेल और कलेक्शन, अगर ये तीनों ही इंफॉर्मेशन में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उस केस में पहले आप डेटर्स अकाउंट बनाओगे। डेटर्स अकाउंट बना करके जो मिसिंग वैल्यू है उसको कैलकुलेट करोगे, देन उसको ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अब सर ये डेटर अकाउंट बनता कैसे है? चलो देखते हैं डेटर अकाउंट कैसे बनता है। देखो, डेटर अकाउंट ये हमारा हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया, और ये हो गया डेबिट साइड। पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। अब डेटर्स अकाउंट का नेचर क्या होता है? देखो, अकाउंट्स का नेचर पहचानने मैंने आपको बताया था। डेटर्स अकाउंट का नेचर क्या होता है? डेटर्स एसेट्स है। एसेट्स है तो मतलब ये डेबिट में बढ़ेगा और क्रेडिट में घटेगा। कोई भी एसेट्स के अकाउंट का नेचर क्या होगा कि वो डेबिट में बढ़ेगा और क्रेडिट में घटेगा। तो सबसे पहले इसके ओपनिंग बैलेंस के साथ इसको स्टार्ट करोगे आप। ओपनिंग बैलेंस को आप क्या लिखते हो? बैलेंस बिडिंग। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद जब जब आप क्रेडिट सेल करोगे, तो क्रेडिट सेल जब जब करोगे डेटर बढ़ेगा, तो क्रेडिट सेल को भी आप कहां रिकॉर्ड करोगे? डेबिट में। कैश सेल से डेटर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब जब आप उधार में गुड्स बेचोगे तो डेटर बढ़ेगा, और डेटर बढ़ेगा तो नेचर ही डेटर का होता है, बढ़ेगा डेबिट में। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है कैश रिसिप्ट।
अब जब जब डेटर कैश दे देगा, जब जब डेटर से कैश मिल जाएगा तो डेटर का बैलेंस क्या होगा, घटेगा, क्रेडिट में आप रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद और क्या क्या क्रेडिट में आएगी सर, क्रेडिट में आएगा सेल्स रिटर्न। जब भी आप गुड्स बेचते हो डेटर को क्रेडिट में तो हमारा डेटर क्या होता है, बढ़ जाता है, और वही डेटर जब गुड्स रिटर्न करेगा तो हमारा डेटर क्या होगा, घटेगा, क्रेडिट में आप रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद जब जब आप डेटर को डिस्काउंट अलाउड करोगे तो भी हमारा डेटर क्या होगा, घटेगा, डिस्काउंट जब जब आप डेटर को दोगे डेटर हमारा क्या होगा, घटेगा। जब जब ये डेटर्स हमारा पैसा डुबाएगा यानी बैड डेब्ट्स होगा तो भी हमारा डेटर क्या हो जाएगा, घटेगा। और इसके साथ साथ आप क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करते हो क्रेडिट साइड में ही, तो क्लोजिंग बैलेंस को आप क्या लिख के रिकॉर्ड करते हो, बैलेंस सीडी। तो ये देखो हमारा डेटर अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। अब इस फॉर्मेट से मुझे कोई भी एक मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालना है। मैंने क्या बोला कि डेटर अकाउंट से 3 इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ब्रांच अकाउंट में। एक तो हमारा ओपनिंग डेटर, दूसरा हमारा कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर, और तीसरा बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग डेटर। तो अगर तीनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में मिस है तो आप पहले डेटर अकाउंट बनाओगे और जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसको कैलकुलेट कर लोगे और उसके बाद उसको ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे। अब कैसे कैलकुलेट करोगे मिसिंग इंफॉर्मेशन, सपोज कि ओपनिंग डेटर हमारे पास गिवन है, क्रेडिट सेल गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है, डिस्काउंट अलाउड गिवन है, बैड डेब्ट्स गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर भी गिवन है। तो जब आप इन सब का टोटल करोगे और इसके टोटल में से इन सब को डिडक्ट करोगे तो जो बैलेंस आएगा वो कैश रिसिप्ट आ जाएगा। अगर कैश रिसिप्ट गिवन हुआ तब क्या करोगे सर, तो सबसे पहले आप डेबिट का टोटल करोगे, इन सब के टोटल को डिडक्ट कर दोगे, जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर क्लोजिंग बैलेंस और कैश रिसिप्ट दोनों गिवन हुआ, ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं हुआ, तो इन सब के टोटल में से आप क्रेडिट सेल को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर आ जाएगा। तो इस तरीके से डेटर अकाउंट बना करके मुझे निकाल लेना है ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर या फिर क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर या कलेक्शन फ्रॉम डेटर। क्लियर हो गया जी। अब उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, रिगार्डिंग स्टॉक अकाउंट। देखो सेकंड हम लोग यहां पे देखते हैं, रिगार्डिंग स्टॉक अकाउंट। अब ये स्टॉक अकाउंट क्यों बनाया जाता है सर, स्टॉक अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं। देखो स्टॉक अकाउंट से 2 इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं ब्रांच अकाउंट में। कौन कौन सा आइटम ट्रांसफर होते हैं, सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक और सेकंड ट्रांसफर होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों ही ट्रांसफर होते हैं ब्रांच अकाउंट में। तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर दोनों ही गिवन है तब तो मुझे स्टॉक अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बट अगर दोनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन है दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं है, आप क्या बना लोगे, आप स्टॉक अकाउंट बना करके ये इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लोगे, देन इसको ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर करके आप ब्रांच अकाउंट को बनाओगे। चलो देखते हैं स्टॉक अकाउंट कैसे बनता है। स्टॉक अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। अब देखो स्टॉक भी क्या है, स्टॉक भी एसेट्स है, तो इसका भी वही नेचर होगा, ये डेबिट में इंक्रीज करेगा, क्रेडिट में डिक्रीज करेगा। तो आप इस स्टॉक अकाउंट को स्टार्ट करते हो ओपनिंग बैलेंस के साथ, तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बैलेंस बड़ी लिखते हैं। अब स्टॉक डेबिट में इंक्रीज करेगा तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे जिसके कारण स्टॉक बढ़ेगा उसको डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, और जिसके कारण ये स्टॉक घटेगा उसको कहां रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। तो देखो सबसे पहले गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी जब जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा, डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। टू गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच, ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच, अगर अदर ब्रांच से हमारे कुछ गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, अदर ब्रांच से ट्रांसफर होने का क्या मतलब हुआ सर, देखो एक ही टाउन में एक हेड ऑफिस का 2 ब्रांचेज है। अब ब्रांच एक्स के पास अगर कोई गुड्स का शॉर्टेज है और कस्टमर्स उसके पास आए हुए हैं, लेकिन वो गुड्स उसी टाउन में एक और ब्रांच है ब्रांच वाई, उसके पास अवेलेबल है, तो ये ब्रांच एक्स क्या करेगा, अपने कस्टमर को ब्रांच वाई के पास नहीं भेजेगा, वो गुड्स वहां से मंगा लेगा और कस्टमर को डिलीवर कर देगा। तो यहां पे क्या हुआ, ब्रांच वाई ने गुड्स ट्रांसफर करा ब्रांच एक्स को, तो ब्रांच एक्स का स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, तो इसको आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे।
उसके बाद आता है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न क्या होता है? आपने कस्टमर को गुड्स सेल किया, कस्टमर को अगर गुड्स सेल किया और कस्टमर ने वो गुड्स रिटर्न कर दिया, जिसको हम लोग सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो जब कस्टमर को आपने गुड्स सेल करा तो स्टॉक आपकी क्या हो गई? घट गई। लेकिन जब उसी कस्टमर ने आपको गुड्स रिटर्न कर दिया तो फिर से वो स्टॉक आपके बिजनेस में आ गया, आपके ब्रांच में आ गया, आपके ब्रांच के स्टॉक क्या हो गए? बढ़ गए। क्लियर है? उसके बाद क्रेडिट में आप क्या रिकॉर्ड करोगे? सबसे पहले तो आप सेल्स रिकॉर्ड करोगे। अब सेल्स में आप दो तरीके का सेल करते हो, एक कैश सेल करते हो, एक क्रेडिट सेल करते हो। अब कैश सेल करोगे तो भी और क्रेडिट सेल करोगे तो भी, ये दोनों के अमाउंट को इनर कॉलम में रख के ऐड करके आप बाहर भेजोगे। कैश सेल करो तो भी, क्रेडिट सेल करो तो भी आपके ब्रांच का स्टॉक क्या होगा? घटेगा, क्योंकि सेल करोगे तो स्टॉक हमारे पास से जाएगा ना। तो आप कैश सेल करो या क्रेडिट सेल करो, स्टॉक तो घट रहा है फाइनली। उसके बाद आप क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करते हो? उसके बाद क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। यानी जब ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर देगा तो उस केस में भी ब्रांच का स्टॉक क्या होगा? घटेगा। तो ब्रांच का स्टॉक घटेगा तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आता है क्रेडिट में नॉर्मल वेस्टेज। अब ये नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है सर? नॉर्मल वेस्टेज भी आता है, साथ ही साथ एबनॉर्मल वेस्टेज भी आता है, एबनॉर्मल लॉस लिख के भी आता है। अब ये नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? सर देखो, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों में क्या डिफरेंस है? जब जब आपका स्टॉक जो है वो किसी ऐसे कारण से घट रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस। जैसे लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, अगर फायर से हमारा स्टॉक जल गया तो वो क्या था? अनएक्सपेक्टेड लॉस है, आप उसके बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पहले से जल गया, तो ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो बेसिकली नॉर्मल लीकेज होता है, जो नॉर्मली सारे बिजनेस में होता है, उस तरह के लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेस्टेज। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलो तो एक ऐसा लॉस है जो नॉर्मली सारे बिजनेस में होता है ड्यू टू लीकेज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेस्टेज। और एबनॉर्मल वेस्टेज का मतलब जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होता है, जो कभी कभी होने वाला लॉसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉसेस। तो लॉस कोई भी हो, नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, हमारा स्टॉक तो घटेगा ना। तो स्टॉक घटेगा तो आप उसको कहां रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट में। इसके बाद आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक को बैलेंस शीट लिख करके आप रिकॉर्ड करते हो। इसके बाद आप इस स्टॉक अकाउंट को क्लोज करोगे। तो देखो, हमने क्या बताया कि यहां से दो चीजें ऐसी हैं, दो आइटम ऐसी हैं जो ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर होती है। कौन कौन सी? एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक मिसिंग है तो आप इस स्टॉक अकाउंट को बनाओगे और उस मिसिंग वैल्यू को निकाल करके या तो ओपनिंग मिसिंग होगा या क्लोजिंग मिसिंग होगा, तभी तो मैंने स्टॉक अकाउंट बनाया। तो इस केस में जो ओपनिंग और क्लोजिंग का वैल्यू आएगा ये ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे निकलेगा? देखो, अगर सपोज कि ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो डेबिट का टोटल करोगे जो आएगा उसमें से इन क्रेडिट के सारे टोटल को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग गिवन नहीं है, तो क्रेडिट का टोटल करोगे उसमें से डेबिट के इन सारे टोटल को माइनस कर दोगे तो जो बैलेंस आएगा ये क्या रहेगा? ओपनिंग स्टॉक। तो इस तरीके से डेटर अकाउंट बना करके, स्टॉक अकाउंट बना करके मुझे कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को ब्रांच अकाउंट में भेजना है, देन ब्रांच अकाउंट हमारा बन पाएगा। क्लियर हो गया? तो अब जो क्वेश्चंस आगे आपके बुक्स में है, कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है, उनको लगाना स्टार्ट करो। मैं कल इसका कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद कॉस्ट प्राइस मेथड के सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स के सॉल्व हो जाएंगे। तो तब तक आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ और बुक्स का क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। मैं मिलता हूं कल कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना।